हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे साइकोलॉजी के बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों ही कोर्स का जो आपका साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर रहेगा सेकंड सेमेस्टर का, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर आपका 2023 का रहेगा, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आप सभी का एग्जाम लगा है भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आपका माँ शाकंभरी यूनिवर्सिटी का है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल रहेगा। लेकिन एग्जाम लगा है आपका भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो उसी के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी क्या करेंगे, सबसे पहले इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे जिसको इस वीडियो की ज़रूरत रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का टाइटल आपका रहेगा बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिक्स। इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में आपके टोटल 75 क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन कराने की। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सामान्य वितरण वक्र का माध्य क्या होता है। तो सामान्य वितरण वक्र का जो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटिव कर्व है, उसका जो मीन होता है, उसका जो माध्य होता है वो आपका 0 रहता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया काई स्क्वायर की मात्रा डैश से डैश तक होती है। तो का जो आपका ची स्क्वायर क्वांटिटी रेंज होती है उसकी 0 से लेकर इन्फिनाइट तक होती है। कहाँ से? 0 से लेकर इन्फिनाइट तक ची स्क्वायर क्वांटिटी की रेंज होती है। इस पॉइंट को याद रखना, सी करेक्ट आंसर है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना रहेगी। देखो, अगला क्वेश्चन है कि नियो PIR में आर क्या दर्शाता है। तो नियो PIR में आर दर्शाता है आपका रिसीव। PI क्या दर्शाता है? तो P आपका दर्शाता है पर्सनैलिटी। क्या दर्शाता है? पर्सनैलिटी। I आपका क्या दर्शाता है? I आपका दर्शाता है इन्वेंट्री। क्या दर्शाता है? इन्वेंट्री दर्शाता है। देखो, यहाँ पे मैं लिखने में मेरे मत जाना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ उसको आपको सुन के चलना है। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, एक बात और रहेगी, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर का PDF मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहले आपको काम करना है, वीडियो देखने के बाद आपको PDF डाउनलोड करके खुद से पढ़ना है, खुद से इन क्वेश्चनों को अपनी ज़ुबान से पढ़ने हैं और इसका आंसर लगाना है खुद से। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, वो आपको ध्यान से देखना है और फिर इस क्वेश्चन पेपर को खुद से सॉल्व करना है। वीडियो नहीं देखनी है, फिर खुद से सॉल्व करना है और 2-3 बार पेपर को पढ़ना है। तो आपको टेलीग्राम पे ये क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, वहाँ से इसको आसानी से डाउनलोड कर लेना। डायरेक्ट लिंक आपको इसका मिल जाएगा PDF का, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी बस मेहनत करो। देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी पास होने के लिए, है ना। चलो, बाकी मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत आप करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपको लगाना रेवेन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। यहाँ पे जो है परीक्षण संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण का एक उदाहरण हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चतुर्थक विचलन क्या है। तो चतुर्थक विचलन जो होता है आपका, वो ऊपरी और निचले चतुर्थक के बीच का आधा अंतर होता है। ठीक है, हाफ डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्वार्टिल। अपर और लोअर क्वार्टिल के बीच का आधा डिफरेंस होता है जो आपका क्वार्टिल डेविएशन होता है। ठीक है, चतुर्थक विचलन क्या होता है, फिर से पढ़ना। हाफ डिफरेंस किसका? हाफ डिफरेंस बिटवीन क्वार्टिल किसका? अपर एंड लोअर बिटवीन लोअर क्वार्टिल के बीच का आधा डिफरेंस होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अंतः चतुर्थक श्रेणी क्या दर्शाता है। अंतः चतुर्थक श्रेणी आपका वितरण के मध्य 50% में स्कोर की सीमा को दर्शाता है। रेंज ऑफ स्कोर इन मिडिल 5% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसको याद रखना है। देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काई वर्ग परीक्षण का सूत्र क्या होता है। तो काई वर्ग परीक्षण का सूत्र होता है x² बराबर सिग्मा हो जाता है, सिग्मा O माइनस ई, इसका स्क्वायर हो जाता है बट्टे में आपका ई लिख देना है। ठीक है, ये इसका सूत्र हो जाएगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सूत्र को आपको ज़रूर लिख लेना है, 2-3 बार आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो अगर आप ऑप्शन भी देखोगे ना तो आपको मिलते जुलते ही नज़र आ जाएंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। तो आपको थोड़ी सी लिख के प्रैक्टिस करनी है कुछ क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा असंभावित चयन नहीं है। तो असंभावित चयन आपका विभक्तिकृत और स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड जो है आपका असंभावित चयन नहीं हो जाएगा। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं रहेगा। बाकी जो है आपके असंभावित चयन हो जाएंगे, जैसे कि आपका क्वेटा हो जाएगा, स्नोबॉल हो जाएगा और आपका घना यानी कि डेंस। ठीक है, घनत्व जो होता है आपका। चलो, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया माध्यक ज्ञात करें। तो इस वाले क्वेश्चन में माध्यक ज्ञात करना
क्या मतलब होता है? देखो माध्यक का मतलब होता है कि कोई भी आपको नंबर दे रखे हैं, इस नंबर में आपको क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। जैसे 1 2 3 4 ऐसे लिख लो या फिर 5 3 2 4 ऐसे लिख लो, और पीछे से आपको नंबर काटते चलना है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख लिया है, मान लो इसको अगर मैं आपको लिखूं, जैसे इसको मैं पूरा नहीं लिखूंगा, टाइम बहुत हो जाएगा। जैसे एक अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 1 5 6 3 2, इस तरीके से लिख रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखूंगा मैं आपको 1 2 3 5 और 6, इस तरीके से मैंने इन नंबरों को यहाँ पे अरेंज कर लिया और यहाँ से ऐसे करके काटता चलूँगा। जो बीच में बचेगा वही आपका माध्यक होता है, मीडियन होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पे जो नंबर दे रखे हैं ना, वो आपको टोटल 10 नंबर दे रखे हैं, और 10 नंबर में आपका माध्यक जो निकल के आ रहा है वो 87 या 82 में से एक निकल के आ रहा है। मैंने इसको करके देखा है, आप करके देखिएगा। इसी तरीके से पहले इसको अरेंज करना, फिर काटते चलना, तो आपको नज़र आएगा 87 और 82। तो इन दोनों में से एक आंसर यहाँ पे हो सकता है, कुछ भी आपकी यूनिवर्सिटी मान सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेस फोर्थ बनाया गया था, तो WAISIV बनाया गया था, कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 2008 में बनाया गया था, ठीक है। कब? 2008 में। इसका फुल फॉर्म आपको जानना बहुत ज़रूरी रहेगा। देखो वेस की फुल फॉर्म होती है, यानी कि WAIS इसको बोलते हैं, तो वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4th एडिशन कब बनाया गया था? क्वेश्चन आपसे करा 2008 में, ठीक है। इन पॉइंटों को याद रखना, इसको लिख लो आप एक बार कॉपी में। वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस की स्पेलिंग तो सभी को पता है, ठीक है, इंटेलिजेंस स्केल 4th एडिशन आप सभी को लिख लेना, 4th एडिशन। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि AT टेस्ट, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, AT टेस्ट एक महत्वपूर्ण परीक्षण है जो आकलन करता है, किसका आकलन करता है? दो स्वतंत्र समूह के माध्यमान का, ठीक है, किसका? दो स्वतंत्र समूह के माध्यमान का आकलन करता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानक संदर्भित परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो राइट आंसर आपको लगाना व्यक्तित्व परीक्षण जो है आपका मानव संदर्भित परीक्षण का उदाहरण नहीं है। बाकी आपका बुद्धि परीक्षण, ग्रेजुएट रिकॉर्ड परीक्षण, स्कॉलेस्टिक है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट जो हो जाता है, स्कॉलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सभी जो है आपके मानक संदर्भित परीक्षण हो जाएंगे। डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष बुद्धि परीक्षण का लक्ष्य विभिन्न संस्कृतियों में बुद्धि को मापने के लिए किया जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एक वैध परीक्षण हमेशा जो है क्या रहता है? विश्वसनीय रहता है, ठीक है। एक वैध परीक्षण हमेशा जो है विश्वसनीय रहता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हम सहसंबंध को कैसे प्रदर्शित करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक कितने प्रकार के होते हैं? तो मानक जो होते हैं आपके, मानक जो होते हैं आपके वो 4 प्रकार के होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, WAIS 4th के लिए आयु सीमा क्या है? तो इसके लिए आयु सीमा आपकी होती है 16 से लेकर 90 साल तक, ठीक है, 16 से लेकर 90 साल तक। 90 साल 11 महीने भी कुछ मैंने सर्च किया तो नज़र आया था, तो 16 से लेकर 90 साल तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जब एक अन्वेषक एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है जो जनसंख्या में वास्तव में सत्य है, वे है तो वो एक टाइप 1 त्रुटि होता है। आपका एक करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि माध्यिका की गणना करने के लिए एक श्रृंखला की सभी वस्तुओं को अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो अवरोही या आरोही क्रम में कैसे भी व्यवस्थित करते हैं, तो 19 का आपका यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक सामान्य वितरण वक्र सहायता करता है। एक सामान्य वितरण वक्र जो है आपका वो प्राकृतिक अंकों को मानक अंकों में बदलने में, मानक अंकों को प्राकृतिक अंकों में बदलने में सहायता करता है।
सी आपका करेक्ट आंसर है दोनों। अगला क्वेश्चन है कि सीमा या फिर रेंज ज्ञात करो। तो रेंज कैसे ज्ञात करेंगे, अगर हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट निकलेगा वही आपका हो जाएगा सीमा या फिर रेंज। जैसे कि यहाँ पे 20 सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और 1 जो है सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा 19, तो यहाँ पे राइट आंसर लगा देना है। इस तरीके से और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करके लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटल में 16 पीएफ टेस्ट में कौन सी सांख्यिकी तकनीक प्रयोग की है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है कारक विश्लेषण, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मूल्य परिकल्पना को डैश के रूप में जाना जाता है। तो मूल्य परिकल्पना को जो है आपका शून्य परिकल्पना के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। देखो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं इस क्वेश्चन पेपर में जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। वीडियो को स्किप करे बिना आपको ज़रूर देखना है, थोड़ा सा ही समय है, मुश्किल से 20 मिनट इस वीडियो में लगने वाले हैं, तो 20 मिनट में आपका कुछ नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामान्य वितरण वक्र आधार रेखा को छूता है। तो सामान्य वितरण वक्र जो है आधार रेखा को कभी नहीं छूता है, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, आधार रेखा को भैया कभी नहीं छूता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जैसे जैसे चर x का मान बढ़ता है दूसरे चर y का मान भी बढ़ता है, तो ये हो जाएगा आपका धनात्मक संबंध हो जाएगा, ठीक है। अगर घटेगा तो ऋणात्मक संबंध हो जाएगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा तो शून्य से संबंध हो जाएगा। इन सारे पॉइंटों को थोड़ा समझ के भी चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 16 पीएफ परीक्षण किस लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो 16 पीएफ परीक्षण जो है आपका यहाँ पे मानसिक विकारों का निदान, ठीक है, जो आपका डायग्नोस्टिक मेंटल डिसऑर्डर है उसका परीक्षण के लिए किया जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सांख्यिकीय महत्व या सांख्यिकीय महत्व को खोजने की संभावना को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है पी मूल्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो आपका सांख्यिकीय महत्व या फिर सांख्यिकीय महत्व, ये दोनों सेम ही तो बात है। सांख्यिकी महत्व या फिर सांख्यिकी महत्व को खोजने की संभावना को इस नाम से जाना जाता है, पी वैल्यू के नाम से जाना जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रसरण का गुणांक डैश के लिए प्रतिशत में अभिव्यक्त है। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है मानक विचलन का, ठीक है, प्रसरण का गुणक मानक विचलन के लिए प्रतिशत में अभिव्यक्त हो जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है माध्य की परिभाषा क्या है। माध्य की परिभाषा क्या है? देखो आंसर आपको लगाना है यहाँ पे लगाना डेटा के सभी मान का योग मानों की संख्या से विभाजित। सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। माध्य की परिभाषा क्या होती है कि डेटा सेट के सभी मान का योग मानों की संख्या से विभाजित हो जाता है, तो आपका माध्य होता है। सी आपका करेक्ट आंसर लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सा 16 पीएफ का आयाम नहीं है। तो 16 पीएफ का आयाम यहाँ पे क्या नहीं रहेगा? राइट आंसर आपको लगाना है बदलने के लिए खुलापन हो जाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मनोविज्ञान शोध में कल्चर फेयर टेस्ट का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है। परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वग्रह को कम करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभागियों के पास परीक्षण की समान पहुंच हो या नहीं है, परीक्षा के परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करने के लिए। तो इन सभी के लिए मनोविज्ञान शोध में कल्चर फेयर टेस्ट का उपयोग महत्वपूर्ण होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विषयगत वैधता का अर्थ है। तो विषयगत वैधता का अर्थ होता है परीक्षण प्रासंगिक सामग्री डोमेन को कवर करता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया औसत बुद्धि लब्धि मान क्या होता है। औसत बुद्धि यानी कि एवरेज IQ स्क्वायर जो होता है आपका 100 होता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कल्पनाशीलता, खोए रहना, अव्यावहारिकता, विचारों में लीन रहना विशेषता है। तो ये सारी किसकी विशेषता रहती है? अमूर्तता की विशेषता रहती है, ठीक है, किसकी है? अमूर्तता की है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण का उद्देश्य क्या है। तो स्टैनफोर्ड बिनेट बुद्धि परीक्षण का जो उद्देश्य होता है वो विशिष्ट सीखने की क्षमताओं का निदान करने के लिए होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रूप वैधता का अर्थ है। तो रूप वैधता का अर्थ होता है परीक्षण वह मापने के लिए प्रतीत होता है जो उसे मापना चाहिए। तो रूप वैधता का अर्थ होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है निम्नलिखित प्रतिचयन विधियों में से कौन सी प्रत्यक्षता विधि है। तो राइट आंसर आपको लगाना है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन
थर्ड का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इधर भी आप देखेंगे तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 16 पीएफ परीक्षण द्वारा विकसित किया गया था। तो 16 पीएफ परीक्षण जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रेमंड कैटल के द्वारा विकसित किया गया है, ए करेक्ट आंसर है। नमूना को किसका उपसमुच्चय माना जाता है, तो जनसंख्या का उपसमुच्चय नमूना को माना जाता है। डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। बुद्धि लब्धि एक माप है, तो आईक्यू लेवल क्या होता है, एक व्यक्ति का सामान्य बुद्धि स्तर मापने के लिए। ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक परिकल्पना जो पैरामीटर और उसके कल्पित मान के बीच शून्य अंतर कहलाती है, वो क्या कहलाती है, शून्य परिकल्पना। डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 16 पीएफ परीक्षण में 16 प्राथमिक कारकों में से नहीं है। तो 16 पीएफ परीक्षण में 16 प्राथमिक कारकों में से नहीं है, तो इसमें 3 जो है आपके 16 प्राथमिक जो कारक हैं उसमें हो जाएगा, लेकिन एक नहीं है। तो क्या नहीं है, आप सभी को इसका राइट आंसर लगा देना है। तर्क जो है आपका 16 पीएफ परीक्षण में प्राथमिक कारकों में से नहीं रहेगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है। तो चतुर्थक विचलन का सूत्र होता है Q3 माइनस Q1 बटे में आपका 2 हो जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रथम बुद्धि परीक्षण का विकास किसने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, अल्फ्रेड बिनेट ने किया है। बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बड़ा चतुर्थक विचलन क्या दर्शाता है। सभी को आंसर लगा देना। डेटा व्यापक रूप से फैला है, इसको दर्शाएगा। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है संगठित, जिम्मेदार और विश्वसनीय होने की प्रवृत्ति की विशेषता वाले व्यक्तित्व गुण को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सभी लगा देंगे। कर्तव्य निष्ठता। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4th एडिशन में कितने उप परीक्षण होते हैं। तो सभी को इसका राइट आंसर लगाना है। 10 परीक्षण होते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोई भी चर जिसकी जांच नहीं की जा रही है लेकिन अनुसंधान अध्ययन के आश्रित चर को प्रभावित कर सकता है। राइट आंसर आपको लगाना है बाहरी चर। सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला औपचारिक रूप से कहाँ स्थापित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, लिपजिंग में हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कहाँ पे, लिपजिंग में हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4th एडिशन आईक्यू परीक्षण का घटक नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है रचनात्मक सोच इंडेक्स। डी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों जो हो जाएंगे आपके वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल 4th एडिशन परीक्षण के घटक हो जाएंगे। ठीक है, चलो डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गारंटी से आएगा 101% ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है मेंटल एज बटे में आपका क्रॉनिकल एज गुणा कर देते हैं 100 से। सी ठीक है, तो इसका हिंदी में देखेंगे मानक बटे मानक जो आयु होती है, उसके बाद माध्य आयु होती है, उसका आपको गुणा कर देना होता है 100 से। ठीक है, मेंटल एज बटे में क्रॉनिकल एज गुणा कर देते हैं 100 से। अगला क्वेश्चन है उस स्थिति के लिए क्या शब्द है जो जब बुद्धि परीक्षण वह मापता है जिसे मापन का उद्देश्य रखता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 52 का वैधता। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है एक नकारात्मक विषम वितरण में माध्यिका के संदर्भ में माध्य की स्थिति होती है, तो कैसी होती है, माध्यिका के बाएं। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि परीक्षण के उपयोग की सीमा है। तो राइट आंसर यहाँ पे आप सभी को लगा देना इसका, वह सांस्कृतिक रूप से पक्षपाती होती है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है पियर्सन सहसंबंध के लिए सभी चर डैश होने चाहिए। तो सभी चर कैसे होने चाहिए, निरंतर होने चाहिए। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य वितरण वक्र डैश होता है। तो एक सामान्य वितरण वक्र जो है अविराम होता है, कंटिन्यूस होता है। बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माध्यक ज्ञात करें। तो माध्यक ज्ञात कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया है। एक रेंज लिखनी है आपको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे इसका मैं कर लूँ, छोटा सा ही है, 14, 55 और 63 ऐसे लिखेंगे। इसको इससे काट देंगे, बचेगा आपका 55। तो 55 यहाँ पे आपका क्या है, मीडियन हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या कह रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आए सर तो मज़ा आ जाएगा। हाँ भाई मज़ा आ जाएगा, चलो पढ़ लो। अगला क्वेश्चन है जब किसी श्रृंखला में मूल्यों का समान महत्व नहीं होता है तो वह
क्या होता है, तो वो होता है आपका 58 का राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है जल्दी से, भारित माध्य होता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कौन सा सहसंबंध सबसे मजबूत होता है, तो सबसे मजबूत यहाँ पे हो जाएगा +1 का, ठीक है। प्लस का 1 हो या फिर माइनस का 1 हो, ये आपके सबसे मजबूत सहसंबंध होते हैं। देखो 0.5 से लेके प्लस का 1, प्लस का 0.5 से प्लस के 1 तक, और प्लस के 0.5 से माइनस के 1 तक जो होता है आपका सबसे मजबूत सहसंबंध होता है, क्योंकि ये 0 के सबसे करीब रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हम सहसंबंध गुणांक को कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो मैंने आपको बताया था आर से और पी से कर सकते हैं, लेकिन जो आर होता है आपका वो आपका सैंपल डाटा को रिप्रेजेंट करता है और पॉपुलेशन को आपका पी रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इसका एक्यूरेट आंसर मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, तो आप लोग क्या करेंगे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पर रिसर्च करके कमेंट और कर देना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य वितरण वक्र की विषमता डैश होती है, तो सामान्य वितरण वक्र की विषमता जो है यहाँ पे 0 होती है। कितनी होती है, 0 होती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक सामान्य वितरण में 75वें प्रतिशतक के संगत Z स्कोर क्या है, तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 0.67 होता है, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वितरण के माध्यम से मापन विचलन का प्रतिशत कहलाता है, क्या कहलाता है, सभी इसका आंसर करेंगे एक बार, भिन्नता का गुणांक कहलाता है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है वह माप जिसकी आवृत्ति अधिकतम होती है, तो किसकी आवृत्ति जो है अधिकतम होती है, सभी जानते हैं बहुलक की हो जाएगी, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है वितरण का माध्य 50 है और मानक विचलन 5 है, तो भिन्नता का गुणांक कितना होगा, तो गुणांक जो है आपका इतना होगा, लेकिन इसको अगर हम परसेंट में करेंगे तो 10% हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया हिस्टोग्राम में खींचा गया रेखा ग्राफ है, तो हिस्टोग्राम में खींचा गया रेखा ग्राफ जो होता है आपका वो आवृत्ति बहुभुज होता है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मानक विचलन का मान सदैव डैश रहेगा, तो मानक विचलन का जो मान रहता है हमेशा धनात्मक रहता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वितरण का माध्य 36 एवं माध्य का 42 है, तो बहुलक की गणना करिए, तो बहुलक की गणना जो करते हैं वो हो जाएगी यहाँ पे 54, डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोएफिशिएंट अल्फा डैश का एक प्रकार है, तो कोएफिशिएंट अल्फा जो होता है आपका विश्वसनीयता का एक प्रकार हो जाएगा, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है ओगिव को डैश भी कहा जाता है, तो ओगिव को क्या कहा जाता है, संचय अभिवृत्ति बहुभुज कहा जाता है, ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है काई स्क्वायर टेस्ट में होता है, तो काई स्क्वायर टेस्ट में पर्यवेक्षित मान और अपेक्षित मान होता है, तो केवल ए और बी दोनों सही है, ठीक है, कितना एक और दो दोनों सही है, बी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक वितरण में माध्यिका की संख्या हो सकती है, तो एक वितरण में माध्यिका यानी कि जो मीडियन है उसकी संख्या कितनी होती है, राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है, एक ही हो सकती है, डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है NEOPIR का मूल्य संस्करण आया, तो कब आया था, 1978 में आया था, बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेटा का कितना प्रतिशत एक सामान्य वितरण में माध्य के एक मानक विचलन के अंतर्गत आता है, राइट आंसर आपको लगा देना लगभग 68% हो जाता है, बी करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट याद करने वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है, तो राइट आंसर आपको लगाना MMPI, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लेंगे मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ बाबू शेयर करना है, और जिन्होंने हमें ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया है सबसे पहले मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिनकी मदद से देखो जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सेंड किया है वो MSU यूनिवर्सिटी से है, लेकिन एग्ज़ाम जो है आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में है, तो मेरी रिक्वेस्ट भी उन्होंने दिया है, तो सबसे पहले इनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जैसे ये मदद कर रहे हैं अपना, इन्होंने थोड़ा समय निकाल के क्वेश्चन पेपर ढूंढ के या कहीं से अरेंज करके मुझे दिया है, तो इनकी वजह से आपकी थोड़ी हेल्प हुई है, लेकिन आपकी वजह से किसी की हेल्प हो जाए तो आपके पास अगर क्वेश्चन पेपर रहेगा को करिकुलर का, अगर आपके पास क्वेश्चन रहेगा किसी भी सेमेस्टर का हो तो आप मुझे सेंड कर देना, क्योंकि को करिकुलर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मुझे कराने हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपके पास हो तो आप मुझे इस नंबर पे सेंड करेंगे 7300975835, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।